अहिल्या गिरती पड़ती पिता के पीछे चली। रेडियो पर चीनियों के क्रूर हमले का समाचार आ रहा था। हमारे फौजी अफसर और जवानों का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है, रेडियो कह रहा था। और फिर नित्य ही बाप बेटी रेडियो से सटकर हृदय विदारक समाचार सुनते, एक एक कर चौकियों के गिरने का समाचार, कुमायूं के वीर जवानों के बलि के बकरे से कटने की खबरें दोनों को स्तब्ध कर देती। देश भर में देखते देखते मातम छा गया। गौर मोहन बाबू नित्य नवीन समाचार लेकर आते। लद्दाख और नेफा में रक्त की नदियां बहने लगी हैं। पांडे, अब क्या होगा? वे पूछते। उनका बड़ा पुत्र ब्रिगेडियर था, मंझला मेजर और छोटा स्क्वाड्रन लीडर था। तीनों कहाँ हैं मुझे ये भी पता नहीं है बेटी, वे अहिल्या से कहते और उनकी आंखें भर आती। अहिल्या गौरमोहन और कर्नल के स्वभाव के परिवर्तन पर आश्चर्यचकित थी। दोनों पीना पिलाना तक भूलकर रह गए थे। ना अब मलाया के कारोबार की चर्चा होती, न व्यापार और राजनीति के स्कैंडल्स की। दौलत और रैक्सी अपना हनीमून आधा मनाकर कलकत्ता लौट आए थे। उनके आने का समाचार पाकर अहिल्या मिलने जाने की सोच रही थी कि दोनों स्वयं ही आ गए। दौलत को देखकर अहिल्या दंग रह गई। क्या विवाह के कुछ ही दिन किसी को इतना भी बदल सकते हैं? शरीर की एक एक रेखा पुष्ट होकर उभर आई थी। आंखों में अनोखे रस का सागर छलकने लगा था। रंग और भी निखर आया था और चेहरे पर कैसी अलौकिक तृप्ति की सुषमा थी, जैसे उसे जो कुछ अलभ्य था सब एक साथ ही मिल गया हो। और रैक्सी, वह तो सकुचाया ऐसा द्वार पर ही खड़ा रहा। हेलो अहिल्या कहकर दोनों एड़ियां एक दूसरे से सटाकर किसी फौजी अफसर की तरह सतर हो गया। अहिल्या ने दौलत को खींचकर पलंग पर बिठा लिया। ओ दौलत, तू तो कितनी सुंदर हो गई है। क्या कश्मीर ने कोई जादू तो नहीं कर दिया तुझ पर? वाह, क्या मैं इतनी बदसूरत थी कि जादुई छड़ी फेरनी पड़ती? हंसकर दौलत ने अपने तरुण फिरंगी पति की सुविधा का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी में कहा। रेक्सी ने कनखियों से अहिल्या की ओर देखा और सहम कर फिर पत्नी पर आंखें टिका ली। अहिल्या और दौलत आसपास सटकर बैठी थी। दौलत के प्लैटिनम के हीरे जड़े कंगन को सहलाती अहिल्या उठ गई। तुम दोनों बैठो, मैं पापा को बुला लाऊं। आते ही तुम्हें पूछ रहे थे, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कॉफी ही लाती हूँ, रैक्सी को बहुत पसंद है ना, उसने रैक्सी की ओर देखकर कहा। उस सुंदरी के सम्मुख रैक्सी सदा मोमबत्ती की भांति पिघल जाता था। क्या नक्शा था और कैसी कर्ण चुंबी रसीली आंखें। उस सुंदरी के हाथ से छिटक जाने का उसे जीवन भर पश्चाताप रहेगा। थोड़ी देर में कर्नल को लेकर अहिल्या आ गई। हेलो चिल्ड्रन, कॉन्ग्रेचुलेशन। कर्नल ने बड़े स्नेह से दोनों की पीठ थपथपाई। मम्मी कैसी हैं दौलत? ठीक है पापा, अब उन्हें बम्बई के कैंसर अस्पताल में रख दिया है। हाय रे, सच? अहिल्या फिर आकर दौलत के पास बैठ गई। रूसी ने मुझे कुछ नहीं बतलाया। क्या तुम रूसी से मिली थी? दौलत ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। भाई की अहिल्या के प्रति अनोखी ममता को वह मन ही मन जानती थी। नहीं, एक दिन फोन पर ही बातें हुई थी। मैं तो बस अमिता से ही मिल पाई। फिर तो इस चीनी हमले ने ऐसा चित्त उदास कर दिया कि किसी से मिलने मिलाने को भी जी नहीं करता। अहमद ट्रे में क्रीम, कॉफी और चीज के खारी बिस्किट लेकर धर गया। अहमद, फ्रिज में कालो जाम धरे हैं, जल्दी से प्लेट में ले आओ, साहब को बहुत पसंद है। अहिल्या फिर रैक्सी की ओर देखकर मुस्कुराई और उसकी हर मुस्कुराहट के साथ रैक्सी कमरे के गुदगुदे कालीन में धंसता गया। उसे कलकत्ते की कालो जाम मिठाई बहुत पसंद है, यह भी अहिल्या को अब तक याद है। बड़ी देर तक गपशप चलती रही और दोनों को बाहर तक पहुंचाकर अहिल्या कमरे में लौटी तो चित्त की उदासी दूर हो गई थी। कलकत्ता एक बार फिर पुराना कलकत्ता लगने लगा था। इधर कई दिनों से अहिल्या के मन में एक और उलझन पैदा हो गई थी। बहुत दिनों पूर्व उसने हंसी हंसी में अपनी मदर प्रोविंशियल को एक चिट्ठी में लिख दिया था कि यदि कभी उनके स्कूल में किसी अध्यापिका का स्थान रिक्त हो तो उसका ध्यान रखें। वह घर बैठे बैठे ऊब गई है। पहाड़ से लौटते ही उसे मदर का पत्र मिला था। अपनी प्राक्तन छात्रा को अध्यापिका रूप में देखने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। उनके कॉन्वेंट में स्थान रिक्त न होने पर भी जब भी वह आएगी स्थान की सृष्टि हो जाएगी। वह अब कब आ रही है, शीघ्र लिखे। अहिल्या कई बार साहस कर पिता के सामने अपना प्रस्ताव रखने भी गई, किंतु फिर सहम कर लौट आई थी। वह पिता के दम्भी स्वभाव को जानती थी। इतने बड़े उद्योगपति की पुत्री किसी स्कूल में नौकरी करे, वह कभी भी उस प्रस्ताव पर मनन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। किंतु वह पिता को कैसे समझाए कि नौकरी केवल पैसे के लिए ही तो नहीं की जाती। उसकी सब सखियों का विवाह हो चुका है।
या फिर होने वाला है। आखिर वह करेगी क्या? विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था। पहाड़ की रूढ़ियों की कठोर जंजीरों में वह अपने को नहीं बांध सकेगी। एक दो बार कर्नल ने फिर उसी आईएएस लड़के की बात छेड़ी थी और वह भड़क कर उठ गई थी। एक दिन वह साहस कर पिता के पास अपना प्रस्ताव लेकर पहुंची ही थी। तब कर्नल अपने जूते का फीता बांध रहा था। उसके प्रस्ताव को सुनकर चौंक गया। कहती क्या है लड़की, नौकरी करेगी ऐसे पिता की पुत्री होकर? नहीं नहीं, रिडिकुलस। स्वर को यथाशक्ति कठोर कर उसने कहा, ऐसा फितूर तुम्हें कब से सूझा? हद है, क्या तुम्हें नौकरी करने के लिए पढ़ाया? अहिल्या ने चेहरा लटका लिया। बड़े लाड से उसकी पीठ थपथपाकर कर्नल उसे समझाने लगा। पगली कहीं की, अगर मुझे किसी चीज़ से चिढ़ है तो बस इसी से। लड़कियों ने जहाँ नौकरी की बस समझो मार ली अपने पैरों में कुल्हाड़ी। ये बात नहीं है कि मैं प्योरिटन हूँ, पर मेरी बात मानो बेटी, एक बार नौकरी करके फिर सहज ही में नौकरी की ममता नहीं छूटती, और वह ममता कभी बढ़ते बढ़ते पति और परिवार की ममता को भी दबोच लेती है। अब अपनी नौशी को लो। इदरीस की लड़की कैसी प्यारी भोली भाली लड़की थी। तेरे साथ ही तो सीनियर कैम्ब्रिज किया था उसने। तो क्या हो गया उसे पापा? कितनी खुश है, कितने बड़े बड़े लोगों से मिलती रहती है। अभी अभी अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर फ्रिज खरीदा है, कितना प्यारा फ्लैट लिया, ठाठ से आज़ाद रहती है। हा 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 हा, कर्नल ठठाकर हंसा। फ्रिज और फ्लैट के मापदंड से ही तुम लोग क्या एक दूसरे की सुख समृद्धि नापती हो? पगली लड़की, जिसकी जितनी ही सजी सवरी जिंदगी होगी उतनी ही उलझने और अशांति से भरा उसका व्यक्तिगत जीवन होगा। मेरी इस बात को गांठ बांध ले। अब बता, बाप डीआईजी है और बेटी रिसेप्शनिस्ट है। अजब हुलिया है, बाल देखो तो लड़कों की तरह कटे, सिगरेट फूंक रही है। सिगरेट ही नहीं, मुझे तो लगता है कि लड़की पीने भी लगी है। भोली सूरत अब सड़क के किसी आवारा छोकरे की सी दिखने लगी है। ये नहीं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर डाले, पर सुना राजी ही नहीं होती। तभी तो कह रहा हूँ, एक बार नौकरी करोगी तो फिर हाथ से निकल जाओगी। पर आप यह समझने की कोशिश तो कीजिए पापा कि मैं रिसेप्शनिस्ट बनने को नहीं कह रही हूँ। मैं उस कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ जहाँ आप कितने विश्वास से मुझे उतनी दूर छोड़ आए थे। पुत्री के तर्क से कर्नल को चुप रहना पड़ा। अपने आने की सूचना का तार देकर अहिल्या लौटी तो कर्नल ने जान लिया कि अब अहिल्या को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ट्रेन में अकेली बैठी पुत्री को देखकर कर्नल का जी उमड़ आया। इतनी दूर जाने पर क्या वह अभागे पिता की चिंताओं के विषय में कभी सोच पाएगी? घर लौटने पर कर्नल अपने व्यवसाय की उलझनों में क्षण भर को अहिल्या को भूल गया। पर रात को खाने की बड़ी मेज पर सामने की खाली कुर्सी देखकर वह फिर अनमना हो गया। नाना तर्क वितर्कों से उसने अपने चित्त को समझाया। कौन पिता अपनी पुत्री को सदा अपने प्रांगण में ही हंसते खेलते देख सकता है? एक न एक दिन तो उसे जाना ही होगा। फिर मदर के सौम्य शांत स्वभाव के साये में अहिल्या की ओर से उसे निश्चिंत ही रहना चाहिए। ऊटी के कॉन्वेंट में कोई स्थान रिक्त नहीं था। इसी से अहिल्या की नियुक्ति बंगलौर के एक कॉन्वेंट में कर दी गई। लाल लाल छत के छोटे से बंगले में उसके रहने की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी गई कि वह अपने विराट उदधिसे ग्रह की ममता को भी भूल गई। एक छोटे से कमरे में स्प्रिंग की सफ़ेद इनेमल की गई पलंग थी। उस पर ऊंचे ऊंचे गद्दों पर आयरिश लिनन की चादर पर सफ़ेद पिलो का जोड़ा धरा था। कमरे में साज सज्जा न होने पर भी अनोखा आकर्षण था। खिड़की पर एक विचित्र सी छींट के फूलदार आधे पर्दे थे। आधे खुले भाग से दक्षिणी वायु के मीठे झोंके कमरे को भर देते थे। बरामदे की रेलिंग पर चढ़ी प्रेमरोज की बेल देखकर अहिल्या को अल्मोड़े के सीमांत का एक और जंगला याद हो आया, जिसकी खिड़की खोलते ही लाल गुलाबी प्रेमरोज स्नेही आत्मियों की भांति कमरे में धस आते थे। बसंती की ननिहाल की प्रेमरोज लता से कैसा विचित्र सामंजस्य था इस दक्षिणी लता का। दीवार पर नेपोलियन का बड़ा सा चित्र टंगा था। दूसरी ओर संत मरियम और ईसा के बड़े से बड़े चित्र थे। पास ही एक छोटे से कमरे में डोरीन नाम की दक्षिणी आया भी रहती थी, जो कमरा झाड़ने बुहारने पानी लाने आदि के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। खाने की व्यवस्था मदर ने शिक्षिकाओं के मेस में कर दी थी। छोटे से बंगले में ही नहीं, कॉन्वेंट के पूरे अहाते में एक अद्भुत शांति थी। अहिल्या को 8वीं 9वीं कक्षाओं की छात्राओं को पढ़ाना था और कुछ छोटी छोटी कक्षाओं को भी। पूरे स्कूल में उसे छोड़कर कोई भी भारतीय मिस नहीं थी। इसी से उसे पहले दिन कुछ कुछ भय सा हुआ। अपने जूड़े को विशेष परिश्रम से बांधकर उसने सफ़ेद कश्मीरी सिल्क की साड़ी पहनी। अमिता कहा करती थी, सफ़ेद साड़ी में वह ईरान की मल्लिका सी लगती है। कानों में हीरे के सफ़ेद कर्णफूल उसके उत्तेजित लाल गालों को और भी रक्तिम दिखा रहे थे।
क्लास में पहुंचते ही नवी कक्षा की छात्राएं गुड मॉर्निंग मिस कहकर खड़ी हो गईं। अहिल्या ने हंसकर अपनी छात्राओं के ठसकेदार दल को देखा। नीली सर्ज की स्कर्ट और चमकते सफेद ब्लाउज में उनके गोरे सांवले ताम्रमुखी चेहरे दमक रहे थे। उनकी प्रशंसापूर्ण दृष्टि देखकर अहिल्या को संतोष हुआ। मदर उसे पहले ही बता चुकी थी कि नवी कक्षा कभी भी उसका सिरदर्द बन सकती थी। पिछले साल कैम्ब्रिज की पढ़ी मिस कृष्णन को उसी कक्षा ने चुटकियों में उड़ा दिया था। उसके बाद पंजाब की मिस चड्ढा को, जो अपनी हर साड़ी के साथ का मैचिंग लिपस्टिक लगाकर क्लास में आती थी, इसी कक्षा की उद्दंड छात्राओं ने 3 महीने में भगा दिया था। तुम्हारे अनुशासन की ही हमें परीक्षा लेनी है, इसी से तुम्हें सबसे प्रॉब्लम कक्षा दी जा रही है। मदर ने हंसकर कहा था। सचमुच ही नवी कक्षा मधुमक्खियों का छत्ता थी और उस छत्ते की रानी थी ललिता गणेशन। 17 वर्ष की ललिता का रंग एकदम स्याह था। आंखों में अदम्य साहस और चुनौती का कुछ ऐसा भाव था कि अपनी कक्षा की आयरिश, जापानी और अंग्रेज लड़कियों की एक छत्र निरंकुश साम्राज्ञी थी। जब अहिल्या कुछ प्रश्न पूछती, वह दुष्टता से मुस्कुराती, हाथ उठाती और टेढ़े सीधे उत्तर देकर अहिल्या को उकसाने की भरपूर चेष्टा करती। लड़की वास्तव में अभद्र थी। एक बार अहिल्या ने उसे कक्षा में बोलने के लिए सजा दी तो वह किसी भी प्रकार उसका आदेश मानने को तत्पर न हुई। अहिल्या जान गई, उस लातों के भूत को बातों से ही मनाना होगा। धीरे धीरे बड़ी कुशलता से अहिल्या ने उसका विश्वास खरीद लिया। मूल्य कुछ महंगा ही पड़ा। कितनी सारी स्कूल गर्ल पत्रिकाएं, नेट ब्लाइटन की मोटी पतली पुस्तकें, नटीज, चॉकलेट और देश विदेशों के टिकट। लड़की का पारिवारिक जीवन अनेक कुंठाओं का शिकार था। पिता ऊटी के अनेक चाय बागानों के प्रभु थे। माँ अपने बगीचे की देखभाल करने कभी ऊटी जाती, कभी नीलगिरी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। ललिता अपने छोटे भाई को प्राणों से भी अधिक चाहती थी। बोर्डिंग स्कूल में ही पिकनिक करते समय वह अपने सहपाठियों के साथ एक झील में तैरता डूब गया था। ललिता उसे देख भी नहीं पाई थी। घर जाने को उसका जी नहीं चाहता था। मम्मी और पापा बहुत कम साथ रहते थे। उसके पिता को अधिकतर चाय बागानों का दौरा करना होता था। मम्मी के मैनेजर कृष्णा नंबूदरी को देखकर उसका शरीर जल उठता था। उसका छोटा भाई कहता था कि बड़ा होने पर वह नई बंदूक लेगा और पहला शिकार बनेगा कृष्णा नंबूदरी। वह भला ऐसी भी क्या चिढ़ती उस बेचारे से? अहिल्या ने एक दिन उससे पूछा, आप नहीं जानती मिस, वह कितना दुष्ट है। पापा से कहता है फैटी, और मम्मी से। अहिल्या को उस लड़की की बातों में बड़ा रस आ रहा था। ओह, मम्मी से वह कुछ नहीं कहता। असल में मम्मी उसे बहुत पसंद करती हैं। अहिल्या को लड़की के अभद्र व्यवहार की कुंजी मिल गई। अपने कुंठाग्रस्त पारिवारिक जीवन की भड़ास को वह स्कूल में ही निकालती थी। अच्छा, भला उतनी सुंदर मिस कृष्णन को तुमने क्यों परेशान किया? अहिल्या ने हंसकर पूछा। आपने क्या देखा है उनको? बड़े उत्साह से ललिता अपनी बड़ी बड़ी पुतलियां घुमाती बोली। हाँ, देखा तो होगा ही। मिस्टर देवराजन से उनका विवाह हो गया। सामने के फ्लैट में ही तो रहती हैं। जानती हैं मिस, उनके बेबी होने वाला। इतना बड़ा पेट हो गया है, लगता है गैस का गुब्बारा है। ही कहकर वह स्वयं ही अपनी बातों में मगन हो उठी। जानती हैं मैं उससे क्यों चिढ़ती थी? उसकी सूरत बिल्कुल मिस्टर नंबूदरी से मिलती थी। इसी से मदर की आहट पाने से ललिता खिड़की से कूदकर छू हो गई। रेवरेंड मदर से वह रेवी कहकर पीठ पीछे खूब खिल्ली उड़ाती थी, पर मदर का रौब उसे सहमा ही देता था। कुछ दिन पहले ही बिना अनुमति लिए बाजार जाने पर मदर ने अपने चमड़े के बेत से उसकी पीठ छीलकर रख दी थी। मुझे बड़ी खुशी है अहिल्या, मदर ने आकर उसकी पीठ थपथपाकर कहा। तुमने हमारे स्कूल की खूंखार शेरनी को भी जीत लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत दिनों तक हमारे कॉन्वेंट को अपना सहयोग देती रहोगी। पर अहिल्या का मन धीरे धीरे उखड़ता जा रहा था। वह जिस समाज में रहकर बड़ी हुई थी, उसका मोह सहज ही में छूटने का नहीं था। स्कूल की लड़कियों के बीच अनुशासन और मर्यादा के बंधन स्वयं ढीले पड़ते जा रहे थे। सफ़ेद चिट्टे लबादों में प्रस्तर प्रतिमाओं से घूमती जर्मन मदर, कॉन्वेंट स्कूल की ऊंची ऊंची जेल सी दीवारें और जर्मनी से आए विराट घंटे की डरावनी घंटियां उसे मनहूस घेरे में घेरने लगी थी। बाहर जाना बहुत कम होता था। सप्ताह में एक दिन बोर्डिंग की लड़कियों की कतार को अपने अनुशासन से साथ कर उसे बंगलौर के अंग्रेज बाजार साउथ परेड तक ले जाना होता था। वही नपे तुले कदमों को रखती उसके स्कूल की टुकड़ी टॉफी, चॉकलेट और अल्लम गल्लम खरीद कर लौट आती थी। कभी कभी वह उन्हें किसी दुकान में छोड़कर साउथ परेड के कोने में स्थित एक छोटे से मिल्क बार में जा बैठती।
काउंटर पर खड़ी सुनहले बालों और सुनहली मुस्कान वाली एक अंग्रेज युवती उसे पहचानकर अपनी मोती सी झकझक पतली सी दिखा देती। छोटे से मिल्क बार का आइसक्रीम पूरे बंगलौर में प्रसिद्ध था। एक ही बड़ा सा गोल कमरा था जिसमें बड़ी तरतीब से आड़ी तिरछी कई मेजें सजी थीं। अपना चौकोर ब्रीफकेस नुमा बटुआ मेज पर रखकर अहिल्या एक संडे स्पेशल का ऑर्डर देती, या फिर 3 in 1 गुलाबी, हरे और हल्के पीले रंग के रुई से आइसक्रीम का बॉल नुमा ऊंचा गुब्बारा और उस पर तिरछा टिका गुलाबी पारदर्शी बिस्किट देखकर अहिल्या को अपने बचपन की याद ताजी हो जाती। क्षण भर को वह महसूस करने लगती कि वह फिर से नन्ही अहिल्या बन गई है। जब मल्लिका मौसी अपने दामी सेंट की सुगंध से कलकत्ते के प्रसिद्ध रेस्तरां को गमकाती, उसे ऐसे ही आइसक्रीम खिलाने ले जाती थी। जब से वह अपनी जिद से बंगलौर चली आई थी, पापा की एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। गौर मोहन बरुआ ने एक पत्र लिखकर उसकी खूब भर्त्सना की थी कि अकेले पिता को छोड़कर जाना एकदम ही बचपना था। सीमांत युद्ध के बुरे बुरे समाचार नित्य ही सुनने को मिलते थे। एक चिट्ठी बसंती की भी आई थी। वह अपने पति के साथ ससुराल से लखनऊ चली आई थी। पूरे पत्र में उसने अपनी नई गृहस्थी की ही महिमा का पाठ किया था। बार बार अहिल्या को स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया गया था कि एक बार वह उस सड़े से कलकत्ते का मोह त्याग कर लखनऊ चली आए। लखनऊ, जहाँ के जादू में बसंती स्वयं गले तक डूबकर मधुर डुबकियां खा रही थी, जहाँ के अमीनाबाद की नुक्कड़ की चाट खाकर अहिल्या चटखारे लेती रहेगी, जहाँ की कुल्फी का स्वाद वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी, जहाँ की छोटी छोटी दुकानों में वह नई से नई डिज़ाइन की साड़ियाँ देखकर बस देखती ही रहेगी। और फिर स्वयं धरणीधर ने अपनी प्रिय सुंदरी साली के विरह को आवश्यकता से अधिक स्पष्ट कर लिख मारा था कि अहिल्या निराले में उसकी रसीली चिट्ठी पढ़ने पर लाल पड़ गई। 2-3 बार चिट्ठी को पढ़कर भी उसका जी नहीं भरा। साथ ही एक निराशा से उसका चित्त म्लान हो गया। कहीं भी राजू का उल्लेख नहीं था। भोली बसंती को तो ध्यान भी नहीं रहा होगा, किंतु धरणीधर जीजा तो ऐसे भोले नहीं थे। अहिल्या ने बसंती को लंबी सी चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपनी नई नौकरी और कलकत्ता छोड़ने का समाचार भी लिख दिया। 8वें दिन बसंती की फिर एक चिट्ठी आई। उसने लिखा था कि उसकी तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। इसी से पत्रोत्तर में विलंब हुआ। धरणीधर को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में कलकत्ता जाना था। क्या वह कक्का को लिखकर उनके रहने की कहीं व्यवस्था कर सकेगी? वह स्वयं मायके जा रही थी, वहीं से वह नानी के पास जाएगी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसने लिखा था, अभी तो उन्हें राजूदा वाली बात भी नहीं बतलाई, और भला बतलाएगा भी कौन? क्या बात होगी राजूदा की? कैसी पगली लड़की थी बसंती, कैसी अधूरी बात छोड़कर चिट्ठी लिख मारी थी। दूसरे दिन उसकी आया डोरिन चाय की ट्रे लेकर आई तो उसकी दोनों आंखें खून सी लाल थीं। अरे, आज चेहरा ऐसा क्या हो गया? क्या तबीयत ठीक नहीं है डोरिन? ट्रे रखकर डोरिन साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछने लगी। मुझे तो भगवान ने सूनी गोद लेकर ही दुनिया में भेजा था। बड़ी बहन का एक ही लड़का था, फौज में भर्ती हो गया था अपनी ही जिद से। कल रात तार आया है कि वह डोरिन फूट फूट कर रोने लगे। अहिल्या के हाथ का प्याला हाथ ही में रह गया। डोरिन की बड़ी बहन के बेटे की मौत से उसे सहसा बसंती के पत्र की पंक्ति का स्मरण हुआ है। अभी तो उन्हें राजूदा वाली बात भी नहीं बताई। दिन भर किसी तरह अपनी क्लास निपटाकर वह संध्या को रेवरेंड मदर के पास गई। अपनी ही जिद से वह नौकरी करने चली आई थी और आज स्वयं मदर से कहने जा रही थी कि वह पिता के पास लौट जाना चाहती है। क्या कहेंगी मदर? कैसी झक्की लड़की है। वह मदर के कमरे में गई तो वह किसी ऑर्फनेज के अनाथ बच्चों के लिए छोटी छोटी पेंसिल के टुकड़े जमा कर पार्सल कर रही थी, जिनके तापसी जीवन का एक क्षण भी कभी व्यर्थ भी नहीं जाता था। उनके सम्मुख इस तरह का प्रस्ताव लेकर जाने में अहिल्या भारी संकोच के भार से जमीन में गड़ सी गई। क्या है मेरी बच्ची, ललिता ने तुम्हें क्या कुछ परेशान तो नहीं कर दिया? नहीं मदर। अहिल्या सकुचाकर पर्दा पकड़कर खड़ी रह गई। तब आओ मेरी मदद करो। हंसकर मदर ने उसकी ओर पार्सल बढ़ा दिया। तुम इसे सिल दो, मैं डोरेन की बहन रूथ के पास जा रही हूँ। जानती हो ना, बेचारी का लड़का डेविड युद्ध में मारा गया। कैसा तगड़ा लड़का था बेचारी रूथ।
पार्सल मदर ने टोकरी में रख दिया। बंगलौर से 17 मील दूर उनका एक छोटा सा अनाथालय था। अपने इसी स्कूल से नाना छोटी मोटी वस्तुएं एकत्र कर मदर प्रायः उन अभागे अनाथ बालक बालिकाओं के लिए भेजती रहती थी। डॉरिन और रूथ उसी अनाथालय की बच्ची थी। अहिल्या एक दिन मैं घूमकर लौट रही थी, पौ भी नहीं फटी थी। उन दिनों मदर लूसी बहुत बीमार थी। स्कूल का सारा काम मुझे ही निपटाना होता था। जल्दी जल्दी लड़कियों की डॉर्मेट्री को जा रही थी कि एक टोकरी में 2 छोटी सी जुड़वां बच्चियां पड़ी थी। साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें केवल 2 अक्षर लिखे थे, प्रभु यीशु की शरण में। यीशु ने उन्हें शरण दी, उसका घर बसाया और आज एक अभागिनी फिर टोकरी की तरह असहाय हो गई है। प्रभु की इच्छा। एक लंबी सांस खींचकर अपनी शांत आंखों से मदर खिड़की से बाहर न जाने क्या देखती रही थी। अहिल्या अपने प्रस्तावित त्याग पत्र की बात फिर जबान पर न ला सकी। चलते चलते मदर ने उसे कई छोटे बड़े काम सौंप दिए। वह उन्हें निपटाती अपने कमरे में पहुंची तो अंधेरा हो गया था। बत्ती जलाई तो देखा उसकी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। आप गई तो एक नौकर यह चिट्ठी दे गया। कह रहा था जिन साहब ने यह भेजी है वे कल जा रहे हैं, इसी से आप उनसे आज ही मिल लें। डॉरिन उसके कपड़ों में इस्त्री कर रही थी। अहिल्या, किसी काम से यहाँ आया हूँ, तुमसे मिलने स्वयं ही आता, पर मेरे घुटनों के अर्थराइटिस को तो जानती हो। वेस्ट एंड में हूँ, मिल जाना। गौरमोहन। अहिल्या का चित्त उत्फुल्ल हो उठा। दिन भर उसका मन उसी में कटा था। गौरमोहन काका के साथ कलकत्ते की माया ने उसे जकड़ लिया। क्यों न वह उनके साथ ही चली जाए। वह तो उसके लिए 20 बहाने ढूंढ देंगे। मदर से कहेंगी उसके पिता बहुत बीमार हैं, उनके मित्र लिवाने आए हैं। फिर क्या मदर रोक लेंगी। मदर के लिए एक चिट्ठी लिखकर वह उनकी मेज पर छोड़ आई। मदर उस पर बहुत विश्वास करती थी और आज तक वह कभी इधर उधर जाती भी नहीं थी। जल्दी जल्दी से उसने कमरा बंद किया और बाहर निकल गई। वेस्ट एंड बंगलौर का भव्य होटल है। बड़ा सा टेनिस कोर्ट पार कर वह कई घुमावदार सीढ़ियां चढ़ती 2 मंजिले पर पहुंची तो पता लगा कि बरुआ नीचे की मंजिल पर है। सीढ़ियां उतरते ही वह उनसे टकराने को थी कि गौरमोहन बाबू ने अपने स्थूल शरीर को संभालकर धम से कुर्सी पर बैठ गए। बाप रे बाप, लगता है लड़की पैरों में स्केटिंग व्हील बांधकर उतरती है। बैठो बैठो, चिट्ठी मिल गई। अब देख तो बेटी, इन घुटनों को लेकर कैसे आता। उन्होंने अपने 2 बुरी तरह सूजे बात से लुंज पुंज घुटनों से महीन जरी के किनारे की धोती हटा दी। बहुत सूजन है सच। फिर आप ऐसे में यहाँ क्यों चले आए काका बाबू। अहिल्या कुर्सी खींचकर उनके पास ले आई, अपनी लाडली भतीजी को देखने। अब पूछ, फिर देखकर क्या करेंगे, बोले शिशु की सी मुद्रा बनाकर उन्होंने अपने दोनों गप्पू गालों को अपनी हथेलियों में टिका लिया। अच्छा चलिए बताइए फिर क्या करेंगे। अहिल्या ने हंसकर उनके प्रयास में योग दिया। भतीजी को घर ले जाऊंगा। इस दक्षिणी आब हवा में मेरी गोरी बच्ची काली जो पड़ी जा रही है। तुम्हें मेरे साथ कल ही चलना होगा। एकाएक स्वर को आदेश के ढांचे में डालकर गौरमोहन बरुआ सीधे बैठ गए। वाह जी, ऐसा आसान है नौकरी छोड़ना। पहले 1 महीने का नोटिस देना होगा। लड़कियों के इम्तहान हो रहे हैं, भाड़ में जाए इम्तहान। और रही तेरी नौकरी, काफ़ी खिलवाड़ हो चुका। जितनी तनख्वाह तू पाती है उतनी तनख्वाह तेरा बाप तेरे बटलर को देता है। पगली कहीं की, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है पापा को। अहिल्या का स्वर चिंता से कांप उठा। कल ही तो चिट्ठी आई है, कुछ भी नहीं लिखा। ऐसी बातें चिट्ठी में नहीं लिखी जाती। इस निगोड़े युद्ध ने कैसे कैसे उद्योगपतियों को लपेट में ले लिया है। कभी किसी इलेक्शन फंड में कर्नल ने कुछ रुपया दिया था, बस उसी को लेकर अब कीचड़ उछाल रहे हैं। खैर, तुम्हें बहरहाल मेरे साथ चलना ही होगा। ना हो तो 1 महीने की छुट्टी ले लो। कहो तो मैं चलकर मदर से बात कर लूँ। नहीं काका बाबू, मैं मदर से छुट्टी के लिए कहूँगी तो वह कभी भी मुझसे नहीं रोकेंगी। दूसरे दिन अहिल्या के छुट्टी पर जाने का समाचार हवा की तरह स्कूल में फैल गया। ललिता गणेशन ने रो रो कर आंखें सुजा ली थी। उस उद्दंड बालिका को देखकर पहले अहिल्या का खून खौलने लगता था, पर अब उसे छोड़कर जाने में उसे स्वयं ही दुख हो रहा था। मदर ने उसे छुट्टी तो दे दी, पर उसे एक अनुरोध किया जिसे वह टाल नहीं सकी, और गौरमोहन बाबू कुछ रुष्ट होकर अकेले ही कलकत्ते चले गए। क्रिसमस की छुट्टी पर उनके स्कूल की दिल्ली पार्टी को दिल्ली तक पहुंचाने का भार मदर उसे सौंपना चाह रही थी। 10 दिन क्रिसमस के रह गए। क्या तब तक तुम रुक सकोगी अहिल्या? उसके बाद तुम अपनी क्रिसमस छुट्टी और बढ़ा सकती हो। उन्होंने नरम मीठी आवाज में सौजन्य का मधु घोलकर पूछा तो वह मान गई। पिता को उसने एक पत्र लिखकर अपनी छुट्टी की असमर्थता का उल्लेख कर दिया था। धरणीधर जीजा के पहुंचने से पहले वह स्वयं ही कलकत्ता पहुंच जाएगी, यह भी उसने लिख दिया था। पर कर्नल का कोई उत्तर नहीं आया।